हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हम लोगों के चैनल पर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ चलाई गई थी, जिसमें पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने प्लेटो, एरिस्टोटल और मैकियावेली को कंप्लीट किया था। ठीक है। और आज यह वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ में 4th लेक्चर है, जहाँ पे हम लोग हॉब्स के बारे में इम्पॉर्टेंट बुक्स, उनकी कंसेप्ट्स, उनके थ्योरीज, उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स, इन सब के बारे में जानेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। चाहे आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हों, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हों या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो उन सब एग्ज़ाम्स के लिए आपको हॉब्स को जानने के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो यहाँ पे आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ में हॉब्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात जो हॉब्स के बारे में हमें जाननी चाहिए वो ये कि उनका टाइमलाइन क्या है। ठीक है, जब टाइमलाइन आपको पता रहेगी तो आप बहुत सारी चीज़ों को उससे इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। तो टाइमलाइन नोट कर लीजिए, 1588 से लेकर के 1679 तक। ठीक है, तो ये उसका टाइमलाइन था। अब हम लोग उनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए, ठीक है, क्योंकि बुक्स को अक्सर मैच करने को दिया जाता है क्वेश्चंस में, है ना। तो आइए बुक्स देखते हैं कि कौन कौन से बुक्स उनके द्वारा लिखा गया। तो पहली जो बुक है वो है लेवाइथन। ठीक है, और वो कब पब्लिश हुई, यहाँ पे देख सकते हैं 1651 में। ठीक है, और लेवियाथन जो है इसका मतलब होता है सी मॉन्स्टर। ठीक है, सी मॉन्स्टर। और हॉब्स के द्वारा स्टेट को उन्होंने लेवियाथन कहा। ठीक है, तो स्टेट के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ था, क्योंकि जो सी मॉन्स्टर है, जैसे समुद्र में जो मॉन्स्टर होता है उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसी प्रकार से स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। ठीक है, और इसीलिए भी हॉब्स जो हैं वो एब्सल्यूट स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे सारे लोगों ने अपने अधिकार, अपने राइट्स स्टेट को सौंप दिए हैं। ठीक है, और स्टेट बदले में लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी जो बुक है उसका नाम याद रखिए लेवाइथन, और 1651 में पब्लिश हुआ। अगली जो बुक है उसका नाम है डी कॉर्पोरे। ठीक है, और यह बुक पब्लिश हुई थी 1655 में। फिर देखिए नेक्स्ट बुक है बेहेमोथ। ठीक है, और यह पब्लिश हुई 1681 में। अगली बुक है डी होमाइन, जो कि पब्लिश हुई 1658 में। ठीक है, अगली बुक डी सीवे करके है, जो कि पब्लिश हुई 1642 में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उनकी जो अगली बुक है उनका नाम है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक। ठीक है, और यह बुक पब्लिश हुई थी 1650 में। अगला बुक देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट बुक है एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी, द फर्स्ट सेक्शन कंसर्निंग बॉडी, पब्लिश हुई 1656 में। नेक्स्ट बुक है द हिस्ट्री ऑफ ग्रेशियन वॉर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो हॉब्स के द्वारा जो बुक्स लिखे गए उनमें 8 बुक्स को हम लोगों ने देखा, जो कि बहुत मोस्ट फेमस बुक्स हैं। ठीक है, बाकी जो बुक्स उनके द्वारा लिखी गई उनका कलेक्शंस है। ठीक है, तो किन्हीं और के द्वारा कलेक्ट किया गया है। तो मेजर रूप से हम लोगों को ये 8 बुक्स के नाम याद करने हैं, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे फेमस जो है वो द लेवाइथन है, क्योंकि उसी बुक में उन्होंने स्टेट को बहुत ज़्यादा पावर्स दिए और उन्हीं को, और स्टेट को लेकर के ही उनका सारा कंसेप्ट था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने हॉब्स के बारे में सारे बुक्स देखे। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो हॉब्स के बारे में जो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें जानने चाहिए, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, उन सब पॉइंट्स को हम लोग 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैंने नोट्स के फॉर्म में बना के आप लोगों को समझाने के लिए रखा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हॉब्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक एक करके हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है हॉब्स से संबंधित वो ये कि वो फर्स्ट थिंकर हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंकर थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ राइट टू लाइफ का कंसेप्ट दिया। ठीक है, और
आप लोग जानते होंगे, जो हॉब्स के बारे में यदि पता होगा तो हॉब्स चाहते थे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है जो इंसान को चाहिए वो क्या है, राइट टू लाइफ का। ठीक है, तो जब तक इंसान की लाइफ सिक्योर नहीं रहेगी तो वो बाकी सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो फर्स्ट ऐसे थिंकर है जिनको माना जाता है कि उन्होंने राइट टू लाइफ का कंसेप्ट सबसे पहले दिया। तो इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, उनको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। ठीक है, यह भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सोवरेनिटी का कंसेप्ट दिया था जो कि कंप्लीट थ्योरी थी। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो वो उनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने जो चर्च है, इसका मतलब रिलीजन जो है, उनको स्टेट के अंदर ही रखा। ठीक है, तो वो स्टेट के अंदर ही आएंगे, यानी स्टेट से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, इसलिए उनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर दिया जाता है। और कंप्लीट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी का कंसेप्ट उनके द्वारा दिया गया। इसका मतलब है, जैसे इनसे पहले जो जीन बॉडिन नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने भी सोवरेनिटी का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो जीन बॉडिन के द्वारा सोवरेनिटी का कंसेप्ट दिया गया था, परंतु दिक्कत ये थी कि वो चाहते थे कि जो रिलीजियस स्फेयर है, ठीक है, रिलीजियस स्फेयर में स्टेट बाहर रहेगा। इसका मतलब ये है कि रिलीजियस स्पेस में चर्च जो है वो सुप्रीम था। ठीक है, लेकिन उनसे आगे चल करके हॉब्स ने कहा नहीं, स्टेट के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएंगी, इवन रिलीजियस स्फेयर भी स्टेट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो स्टेट को सबसे ज़्यादा पावरफुल हॉब्स ने बताया, इसीलिए उनको कहा जाता है कि उन्होंने कंप्लीट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी का कंसेप्ट दिया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट हमें जानना चाहिए वो ये कि उन्होंने रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड का इस्तेमाल किया। ठीक है, उन्होंने इस मेथड का इस्तेमाल किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, और यह मेथड जो है वो नेचुरल साइंसेस में अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड का इस्तेमाल किया जो कि नेचुरल साइंस में इस्तेमाल होता है, तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली जो बात है वो ये अच्छा है, कुछ यदि जानना चाहें रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड में तो ये जानिए कि जैसे जो बिहेवियर होता है, ठीक है, इंसान का, वो कैसे शेप्ड होता है, तो इंसान के दिमाग के द्वारा। ठीक है, और माइंड जो है वो किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से। ठीक है, जो लगातार कंटिन्यूअसली मोशन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने इस मेथड का इस्तेमाल किया और उनका ये कहना था कि जो इंसान है उसके अंदर दो बेसिक इमोशंस हैं। ठीक है, एक तो लव, ठीक है, और दूसरा अवर्शन। ठीक है, और इंसान वो चीज़ों को ज़्यादा करने में इच्छुक रहता है या वो चीज़ें करना पसंद करता है। ठीक है, जो हमें खुशी देता है, और हाँ, जो हमें दुखी देता, जो दुखी करता है, जो पेन हमें कॉज करता है, उसको हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लेजर और पेन का कंसेप्ट करके उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट ला करके इस मेथड के इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना जो थ्योरी है वो दिया। ठीक है, तो बस मेथड का नाम आप लोग याद रखिए, बाकी डिटेल में एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को ऊपर ऊपर से भी नॉलेज यदि होगा तो आप चीज़ों को सही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, अग्रीमेंट। ठीक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब समाज में अग्रीमेंट हो रहा है, किसके किसके बीच में हुआ था, तो मैन और मैन के बीच में। इसका मतलब है जितने भी समाज में लोग हैं आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक अग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग अपने राइट्स को छोड़ेंगे। ठीक है, और सभी राइट्स अपने स्टेट को दे देंगे, तो स्टेट क्या होगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, और वो काम करेगा हमारी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, हमारी लाइफ की सिक्योरिटी का जिम्मा किसके हाथ में होगा, तो स्टेट के हाथ में होगा। इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने स्टेट को एब्सोल्यूट बना दिया, यानी बहुत ज़्यादा पावर्स दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो ये पॉइंट याद रखना है आपको कि उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन लेकर के आए। ठीक है, उनके द्वारा वो उसी से बिलोंग करते थे, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करने वाले बहुत सारे लोग थे, जैसे जॉन रॉल्स हो गए। ठीक है, फिर जेएस मिल है हो गए,
उसके अलावा रूसो हो गए। तो ये सभी लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि इन स्टेट ऑफ नेचर लाइफ ऑफ मैन इज सॉलिटरी, नेस्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट भी किनके द्वारा कहा गया? हॉब्स के द्वारा कहा गया। स्टेट ऑफ नेचर क्या था? स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था, ठीक है, जहाँ पे कोई समाज नहीं है, किसी प्रकार का अथॉरिटी नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? कोई भी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, जो जिस पे कब्जा करना चाहे उस पे कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, उसमें क्या होगा? लाइफ ऑफ मैन क्या है? सॉलिटरी है, नेस्टी है, पुअर है, ब्रूटिश एंड शॉर्ट है। क्योंकि कोई भी मार सकता है, कोई भी छीन झपाट कर सकता है, कोई देखने वाला नहीं है, सुपरवाइज करने वाला नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और स्टेट ऑफ नेचर, उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, क्योंकि जैसे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं समाज में, ठीक है। उस समय मान के चलिए, उस समय जब समाज भी नहीं था तो रिसोर्सेस तो लिमिटेड हैं, लेकिन बहुत लोग चाहेंगे कि नहीं, हम मेरा कब्जा हो, मेरा कब्जा हो, सब लोग चाहेंगे। तो सब लोग क्या करेंगे? एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई करते रहेंगे, और इस प्रकार से क्या होगा? बहुत सारी युद्ध हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा, हॉब्स ने, कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, ठीक है। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है, इस बात को। अगला कंसेप्ट देखिए, जीन बॉर्डिन ने, जैसे मैंने बताया, ठीक है, इनसे पहले उन्होंने बताया कि स्टेट सोवरेनिटी का कंसेप्ट देते हुए उन्होंने बताया कि जो स्टेट है वो सुप्रीम होगा बाकी सभी स्फेयर्स में, बाकी सभी चीज़ों में, लेकिन चर्च सुप्रीम होगा सिर्फ रिलीजियस स्फेयर में, वहाँ पे स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है जीन बॉर्डिन जो है, ठीक है, मॉडर्निटी के गेट पे खड़े थे, ठीक है, मॉडर्निटी के गेट पे खड़े थे, लेकिन उसके अंदर नहीं जा सके। लेकिन जब हॉब्स ने बताया कि रिलीजन में भी सुप्रीम कौन होगा? स्टेट होगा, ठीक है, तो वो गेट के बाहर चले गए, यानी अंदर चले गए, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि उनको फर्स्ट मॉडर्न मैन कहा जाता है, हॉब्स को, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट थ्योरी दी सोवरेनिटी की, ठीक है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगला बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो उन्होंने कहा, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, ठीक है। तो लिबर्टी कहाँ पे होगी? जहाँ पे कानून साइलेंट होगा, लॉ साइलेंट होगा, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट उन्हीं के द्वारा कहा गया। अगला स्टेटमेंट है, कोवेनेंट्स विदाउट दिस वर्ड्स आर बट वर्ड्स, ठीक है। तो ये उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। हॉब्स ने जैसे क्या किया कि बहुत लॉज को कंपेयर किया, ठीक है, जैसे नेचुरल लॉ को कंपेयर किया, पॉजिटिव लॉ को कंपेयर किया, और उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव लॉज हैं, ठीक है, जो मैंने बाद में भी बताया है शायद, तो जो पॉजिटिव लॉज जो स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनमें इन्फोर्समेंट की शक्ति होती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इन्फोर्समेंट नहीं है, ठीक है, इन्फोर्समेंट नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा? वो कानून वीक पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद कर लीजिए, कोवेनेंट्स विदाउट दिस वर्ड्स आर बट वर्ड्स, तो ये भी हॉब्स के द्वारा कहा गया, और लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, ये भी हॉब्स के द्वारा कहा गया, ठीक है। अब एक व्यक्ति हुए सीबी मैकफर्सन, ठीक है, उन्होंने हॉब्स को लेकर के एक बात कही कि हॉब्स स्टार्ट एज इंडिविजुअलिस्ट बट कंक्लूड्स एज एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है। तो यह सीबी मैकफर्सन ने कहा, ठीक है। और जैसे उन्होंने कहा कि यूटिलिटेरियन मेथड का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि मेन जो है वो प्लेजर को करना चाहते हैं, पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। और जो उन्होंने रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है, इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी दिया कि जो मेन जो इंसान को चाहिए वो क्या है? लाइफ की सिक्योरिटी है, तो राइट टू लाइफ को सबसे बड़ा माना। लेकिन धीरे 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 करते उन्होंने क्या किया? एक स्टेट को एब्सोल्यूटिस्ट बना दिया, ठीक है, एब्सोल्यूट बना दिया स्टेट को। इसका मतलब स्टेट को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि स्टेट जो हॉब्स इंडिविजुअलिस्ट के रूप में स्टार्ट हुए थे, क्योंकि इंडिविजुअल की राइट्स के बारे में बात की, राइट टू लाइफ के बारे में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्टेट को इतना पावरफुल बना दिया कि वो एब्सोल्यूट बन गया, तो इसीलिए उनको एब्सोल्यूटिस्ट कहा भी गया, ठीक है।
तो इसीलिए सीबी मैकफर्सन ने कहा कि वो स्टार्ट तो करते हैं एक इंडिविजुअलिस्ट के रूप में, बट कंक्लूड कर लेते हैं अपने आप को एक एब्सोल्यूटिस्ट के रूप में। तो सीबी मैकफर्सन का यह स्टेटमेंट हॉब्स को लेकर के आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली बात, एक थिंकर है वोगम, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, लेवाइथन इज फ्रूटलेस एज अ बुक ऑफ हिस्ट्री एंड यूजलेस एज अ बुक ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यह उन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट कहा गया, वोगम के द्वारा, ठीक है। वो लेवाइथन को क्या मानते हैं कि फ्रूटलेस है, ठीक है, हिस्ट्री के रूप में जो किताब है, और यूजलेस है पॉलिटिक्स की किताब के रूप में, ठीक है। तो वोगम ने कहा, क्योंकि उनका जो वोगम का मानना था कि हॉब्स का जो पर्पस था वो हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट को देना नहीं था। इसका मतलब स्टेट किस प्रकार से ओरिजिन हुआ, इसका इतिहास देने का मकसद उनका नहीं था, लेकिन क्या था कि स्टेट की फिलॉसफी देना था, ठीक है। तो वोगम के अनुसार हॉब्स का जो पर्पस था वो फिलॉसफी ऑफ स्टेट के बारे में बताना था, ठीक है। तो इसीलिए वोगम ने कहा कि लेवाइथन इज फ्रूटलेस ऑफ अ बुक ऑफ हिस्ट्री एंड यूजलेस एज अ बुक ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इस बात को, वोगम का स्टेटमेंट जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगली जो बात है वो ये कि हॉब्स ने एक कहा कि लिबरलिज्म सिग्निफाइज प्रॉपरली द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन इन एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स टू मोशन, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट कहा गया किनके द्वारा, हॉब्स के द्वारा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो उन्होंने कहा स्टेटमेंट को, इसको ध्यान में आपको रखना है। और उन्होंने इस तरीके से बताया कि जैसे दो प्रकार के इम्पेडिमेंट्स हो सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स। एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कोई इंसान है, ठीक है, वो कुछ करना चाहता है, ठीक है, एक इंसान ए है, वो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, लेकिन कोई दूसरा इंसान जैसे बी उसके रास्ते में आ रहा है, वो करना नहीं, बी जो है वो इसके रास्ते में आ रहा है, और ये जो करना चाहता है बी नहीं करने देना चाहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बी क्या है, एक इम्पेडिमेंट है, एक बाधा है, ठीक है। तो लॉ जो है, जो कानून होगा वो ऑब्स्टेकल ला सकता है, ठीक है, इस बी के रास्ते में। इसका मतलब है लॉ कहेगा कि बी तुम इस तरीके से काम नहीं कर सकते हो, ए को अपना काम करने दो। तो यहाँ पे क्या है, बी जो है वो एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स है ए के रास्ते में, ठीक है। और दूसरा इंटरनल इम्पेडिमेंट्स उन्होंने कहा, इंटरनल इम्पेडिमेंट्स मतलब होता है कैपेसिटी का लैक होना, यानी क्षमता नहीं हो पाना, ठीक है, लैक ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी का लैक करना। जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास वो क्षमता ही नहीं है कि वो कुछ कर सके, है कि नहीं, तो वो इंटरनल इम्पेडिमेंट्स हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स में जो, जैसे हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं, हमारे पड़ोसी रोकना चाहते हैं, तो उस प्रकार से एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि लिबर्टी क्या है, एब्सेंस ऑफ अपोजिशन इन एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स टू द मोशन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जो हॉब्स के द्वारा कहा गया। फिर हॉब्स ने सपोर्ट किया जेनेटिक मोनार्की को, ठीक है, जैसे मोनार्की हो गया जहाँ पे एक इंसान रूल करता है, ठीक है, उसका फिर जो जेनेटिक पीढ़ी आएगी, ठीक है, उनको उन्होंने सपोर्ट किया। तो इस बात को बस ऐसे ही याद रखिएगा। अगली बात, ही डिस्क्राइब्ड फेलिसिटी एज अ कंटिन्यूअल, ठीक है, एज अ कंटिन्यूअल प्रोग्रेस ऑफ डिजायर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। तो उन्होंने फेलिसिटी को इस तरीके से डिफाइन किया कि ये एक कंटिन्यूअल प्रोग्रेस है डिजायर का, ठीक है, जो इच्छाएं हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की। मतलब कोई इंसान एक चीज़ चाहता है, उसके बाद वो जब अचीव हो जाता है फिर दूसरी को अचीव करना चाहता है, फिर तीसरे को अचीव करना चाहता है। तो ये कंटिन्यूअल प्रोग्रेस है, ठीक है, डिजायर का, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर के, ठीक। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो हॉब्स ने कहा। अगली बात हम लोग देखते हैं जो हॉब्स के द्वारा कहा गया, ही प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है, इन हिज बुक डी कॉर्पोरे पॉलिटिको, ठीक है। तो जो उनका किताब था डी कॉर्पोरे पॉलिटिको, ठीक है, उसमें उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में कहा, ठीक है, ह्यूमन नेचर कैसा होता है, ठीक है, कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश होता है, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में ज़्यादा जानकारी दी, ठीक है। अगली बात देखते हैं हम लोग, ही रिफ्यूटेड द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस बाय कॉलिंग द जजेस लायंस अंडर थ्रोन,
ठीक है। तो जजेस के लिए उन्होंने किस प्रकार का स्टेटमेंट यूज किया, लायंस अंडर द थ्रोन, ठीक है। और उन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस का प्रिंसिपल दिया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो हॉब्स ने किया, ठीक है। अब अगला चीज हम लोग देखते हैं, अगला स्टेटमेंट। तो वोगम ने क्या कहा, वोगम जिनके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो वोगम ने हॉब्स को कहा, हॉब्स की सोवरेनिटी को कहा कि वो डेंजरस है, ठीक है। तो वोगम का ऐसा मानना था इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि स्टेट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया हॉब्स के द्वारा, ठीक है। तो वो एब्सोल्यूट बन गया, इसीलिए जो सोवरेनिटी का कंसेप्ट है उनका, वो उन्होंने कहा कि यह डेंजरस है, ठीक है। क्योंकि रिलीजन को भी उन्होंने स्टेट के अंतर्गत ला दिया था, ठीक है। रिलीजन भी स्टेट के अंदर होगा, तो इसलिए वोगम का ये कहना था। तो वोगम के बारे में ये बात ध्यान में रखनी है आपको। फिर हॉबियन का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, ठीक है, उनके और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का इस्तेमाल करके जो उन्होंने स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दिया, ठीक है। तो उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन को हॉबियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो यह किस पे आधारित था, डिजायर फॉर पीस, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो इंसान है जब स्टेट ऑफ नेचर में था, एक ऐसा सिचुएशन जब समाज नहीं था, राज्य नहीं था, तो वहाँ पे लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, किसी प्रकार की सिक्योरिटी का कोई नियम कानून नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे शांति आ ही नहीं सकती थी, और जब तक इंसान के जीवन में शांति नहीं आ सकती तो वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ यूज़फुल काम नहीं कर सकता, कुछ देश के लिए काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हॉबियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे आधारित था, डिज़ायर फॉर पीस। इसका मतलब है उनका जो मेन एम था कि शांति की इच्छा, ठीक है, शांति होनी चाहिए जीवन में। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगली बात, फ्रीडम क्या है। तो फ्रीडम एज एब्सेंस ऑफ अपोजिशन, यह हॉब्स ने कहा कि इंसान के लिए जो क्या होगा, जब कोई अपोज नहीं करेगा, ठीक है। तो अपोज किस प्रकार से नहीं करेगा, नेगेटिव रूप से, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फ्रीडम को उन्होंने बताया कि एब्सेंस ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट, लेवाइथन, जैसे मैंने पहले बताया, सी मॉन्स्टर के लिए कहा जाता है, और यह स्टेट के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगली बात, ही विटनेस्ड प्यूरिटन रेवोल्यूशन ऑफ 1641, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हॉब्स है, ठीक है, वो इस प्रकार से इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने देखा था अपनी आंखों से प्यूरिटन रेवोल्यूशन को, जो कि 1641 में हुआ था, कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है। तो 1641 में जब प्यूरिटन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो उस समय क्या था, ब्रिटेन में स्टेट ऑफ एनार्की थी, ठीक है। अनार्की का सिचुएशन था, अराजकता था पूरा, ठीक है। और वहाँ पे किसी भी प्रकार से लाइफ की सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ लोगों को, ठीक है। तो जब हॉब्स ने ये सारी चीज़ों को देखा, ठीक है, तभी फिर उन्होंने वो ये कंसेप्ट दिया कि स्टेट को बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। तो याद रखिएगा जस्ट कि उन्होंने प्यूरिटन रेवोल्यूशन को विटनेस किया, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो कि कब हुआ था, 1641 में, कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है। अब अगले बात देखते हैं। हॉब्स को माना जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबसे जो इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ का कंसेप्ट दिया, ठीक है, और इसीलिए उनको कहा जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। अगली बात, उन्होंने कहा आई एंड फियर वेयर बॉर्न टुगेदर, ठीक है। उन्होंने कहा मैं और डर एक साथ जन्म लिए थे, ठीक है। ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हॉब्स का जन्म हुआ, ठीक है, तो उनका जन्म जो समय है उससे पूर्व हो गया था, ठीक है ना। इसका मतलब जैसे कहा जाता है कि जब एक नाव में वो लोग ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है, तो उनकी जो मदर है उन्होंने प्री मैच्योर बर्थ दे दिया, क्योंकि डर था, क्योंकि स्पेनिश आर्माडा जो है, जो लुटेरे हैं, वो उनको लूट ना ले, ठीक है। तो उनका यही कहने का मतलब था आई एंड फियर वेयर बॉर्न टुगेदर, क्योंकि उनकी मदर ने डर के मारे प्री मैच्योर बर्थ हॉब्स का कर दिया था, ठीक है। तो और उन्हीं से यह स्टेटमेंट उन्होंने कहा इसी को लेकर के कि जो फियर है, ठीक है, तो मैन क्या होता है, मैन इज़ फियरफुल बाय नेचर। उन्होंने ये कहा कि जो इंसान है वो प्रकृति से फियरफुल होता है,
ठीक है, क्योंकि उनको ये डर रहता है किस चीज़ का, कि वो चीज़ें वो खो ना दे जिससे उनको प्लेजर मिलता है। ठीक है, और सबसे बड़ा फियर उनके द्वारा का क्या कहा गया कि सबसे बड़ा जो इंसान का फियर है वो है फियर ऑफ लाइफ, कि कहीं वो जीवन को खो ना दे, लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, इसीलिए उन्होंने राइट टू लाइफ का कंसेप्ट दे करके बताया। ठीक है, और इसीलिए जो मैन जब फियरफुल होते हैं नेचर में, तो इन्होंने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, आपस में, और मेन क्या करते हैं, बार्गेन्स करते हैं अपनी लिबर्टी को सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो मेन बार्गेन्स, ठीक है, लिबर्टी फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। इसका मतलब जो इंसान के पास जो लिबर्टी है उसको उन्होंने, ठीक है, बार्गेन किया ताकि जो सिक्योरिटी का है वो उसको मिल सके। ठीक है, लिबर्टी हम लोग कम रखें तो रखें, लेकिन सिक्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ को लेकर के उन्होंने ये कहा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि स्टेट इज़ अ सिक्योरिटी एजेंसी। ठीक है, तो हॉब्स के द्वारा यह कहा गया कि वो क्या है, सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसका मेन मकसद क्या है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को प्रोवाइड कराना। ठीक है, यानी लाइफ को सिक्योर रखना ये स्टेट का काम है, यह उनके द्वारा कहा गया। और स्टेट को वो मानते हैं कि वो पुलिस स्टेट होना चाहिए। ठीक है, जिसका मिनिमम फंक्शन हो। ठीक है, मिनिमम फंक्शन में क्या हो, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की सिक्योर करना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर जैसे मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि दो प्रकार के लॉज होते हैं, पॉजिटिव लॉज और नेचुरल लॉज। ठीक है, और पॉजिटिव लॉज वो होते हैं जो स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं, और उन्होंने कहा कि पॉजिटिव लॉ जो हैं वो सुपीरियर हैं नेचुरल लॉ से। ठीक है, इसलिए क्योंकि इनके पास पावर ऑफ इन्फोर्समेंट होगा, जो स्टेट के द्वारा कानून बनाया जाएगा वो पावर ऑफ इन्फोर्समेंट उसमें होगा। इसका मतलब यदि आप उस लॉ को नहीं मानते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, जबकि नेचुरल लॉ में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब कोई अथॉरिटी नहीं होती है तो पावर ऑफ इन्फोर्समेंट भी नहीं होता है। जैसे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे लॉ बनते हैं, ठीक है, अब देखिए कोई कंट्री उसको मानता है नहीं मानता है। ठीक है, चाइना तो हमेशा उसको डिग्रेड करते रहता है, हमेशा उसके अगेंस्ट में काम करता है, तो चाइना पे कहाँ कोई एक्शन होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी सच अथॉरिटी नहीं है ना। तो इस वजह से उसमें इन्फोर्समेंट की शक्ति नहीं है। बस ऐसे होना चाहिए, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, उन्होंने राइट टू लाइफ को सुप्रीम राइट बताया। ठीक है, तो उन्होंने उनका यही कहना था कि राइट टू लाइफ जो है वो सबसे बड़ा राइट है, सुप्रीम राइट है, और उस राइट के लिए, ठीक है, स्टेट जो है, स्टेट भी नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, तो जो राइट टू लाइफ है वो स्टेट भी नहीं ले सकता है किसी इंडिविजुअल से। ठीक है, यदि इंडिविजुअल से वो राइट टू लाइफ छीनना चाहे, ठीक है, तो स्टेट के बिना मतलब किसी भी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, स्टेट के अगेंस्ट रिवोल्ट भी कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि जो खुद की जो लाइफ है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना सबसे मोस्ट सेक्रेड और इनएलिनेबल राइट है, उसको लिया नहीं जा सकता। ठीक है, तो यदि स्टेट किसी भी गलत तरीके से लाइफ को लेना चाहें, ठीक है, इंसान की राइट टू लाइफ को हटाना चाहें, तो स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्ट करने का अधिकार इंडिविजुअल के पास होगा, यह उन्होंने कहा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अंत में यही कहा जा सकता है, जैसे उन्होंने एक बात और कही थी कि मेन के पास दो ही ऑप्शंस हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं, ये 2 ऑप्शंस होगा। ठीक है, या तो स्टेट को आप ऐसा बना दो कि वो एब्सोल्यूट स्टेट हो, ठीक है, या दूसरी बात उन्होंने कही, एक तो ऑप्शन एब्सोल्यूट स्टेट का है, या दूसरा उन्होंने कहा कंप्लीट अनार्की है। ठीक है, तो यही दो सिचुएशन हो सकता है, तो आपको चुनना है कि आपको किस में बेटर आप रह सकते हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट स्टेट ही बेस्ट है। तो ये उनके द्वारा ये सारे कंसेप्ट उनके द्वारा दिए गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से डिटेल से देखा, जो हॉब्स के जो कंसेप्ट्स हैं, जो उनके द्वारा स्टेटमेंट कहे गए, ठीक है, और उनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हॉब्स को अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लिया है।
ठीक है। और ये आज का हमारा जो सेशन है, इसमें हमने हॉब्स को कंप्लीट किया और ये 4th लेक्चर था, ठीक है, जहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या थिंकर से संबंधित हमने 4 थिंकर्स को पढ़ लिया है। अगले वो पार्ट में हम लोग जो नेक्स्ट थिंकर हैं उनके बारे में देखेंगे और इसी प्रकार से जो उनके बुक्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा और किस प्रकार के कंटेंट की आपको आवश्यकता है, ठीक है। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, रेगुलरली विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।